आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत गजब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपका इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग यूं चुटकियों में लगा देंगे। बहुत आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और कई सारे क्वेश्चन हम लोग नीट और आईआईटी में भी करने वाले हैं। और लेकिन इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता नहीं क्यों बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ओके, तो आप लोग क्या रेडी हैं? तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ, लेकिन उसका स्टेटमेंट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम इसको फील करेंगे कि गॉस थ्योरम होती क्या है। चलिए, मान लीजिए कि कोई भी इस तरीके से स्फीयर है, कोई भी इस तरीके का स्फीयर है, मींस गोला है। मैं यहां ना बना करके इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। यहां पर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, एक गोला है, मींस जैसे एक फुटबॉल, इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल है। उस फुटबॉल के सेंटर पर, यहां पर उसके सेंटर पर एक चार्ज रख दीजिए Q, प्लस Q चार्ज। अब आपको बताना है फ्लक्स। आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट लेक्चर में आप लोग फ्लक्स पढ़ चुके हो। अगर फ्लक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। हम लोगों का फार्मूला जो पिछले लास्ट लेक्चर में का फार्मूला था वो मैं रिवाइज करा देता हूं। जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है E डॉट डी ए। E डॉट डी ए लिख दो, कोई बात नहीं। यहां पर अगर डी ए ले रहे हो तो यहां पर क्या कर दोगे, डी फाई कर दोगे। क्लियर? तो E डॉट डी ए और यहां पर हो जाएगा, अगर यहां डी ए है तो यहां हो जाएगा डी फाई। और अगर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग जानते हैं कि E डॉट डी ए क्या हो जाता है, अगर हम वेक्टर हटा देंगे तो E डी ए कास थीटा हो जाता है। थीटा क्या होता है, E और डी ए के बीच का एंगल। ये आप लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इसी का यूज करके हम लोग आज गॉस थ्योरम को देखेंगे। यहां पर एक चार्ज क्यों रख दिया गया? मान लीजिए कि यहां पर एक सरफेस कंसीडर कर लीजिए, यहां पर एक सरफेस, एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लीजिए, डीए। डीए, डीए का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिए डीए। अब डीए की डायरेक्शन क्या होगी? डीए की डायरेक्शन हमने बताया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर डीए की डायरेक्शन ये होगी, ये होगा डीए की डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर हम देखेंगे, अगर यहां पर हमें यही डीए कंसीडर करें तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, डीए। ऐसे ही अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो यहां पर क्या होगी, डीए की डायरेक्शन ये होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को। यहां पर कंसीडर कर ले तब डीए की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर डीए की डायरेक्शन ये होगी। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ये स्फीयर है, चारों तरफ बराबर डिस्टेंस है, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी भाई। क्यों? क्योंकि ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये वाली भी डिस्टेंस आर, ये वाली भाई रेडियस ही तो है। तो चार्ज से सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। हर जगह क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जब आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग निकालेंगे फ्लक्स, फाई, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर देखिए, थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल। यहां पर देखिए ई और ए, डी ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ई भी और डी ए भी सेम डायरेक्शन में है, ई भी और डी ए भी दोनों सेम डायरेक्शन में, ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहां हो जाएगा कास जीरो। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था
कि ये DA एलिमेंट बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, d5। अगर हमें पूरे के कारण फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे के कारण अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। d5 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA का 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ d5, मैंने बताया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहां पर आ जाएगा 5 इक्वल टू E कांस्टेंट है, क्योंकि इसके कारण यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह बराबर बराबर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA हो गया। अच्छा, बराबर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है, आप सब लोग जानते हो। तो यही रख दो भाई, फाई इक्वल टू E की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA मतलब इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, सबको जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब है कि पूरा क्लोज सरफेस ले लेना, पूरे क्लोज सरफेस को कंसीडर करना। DA ये इतना है, ये छोटा सा एलिमेंट, ऐसे DA 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 छोटा छोटा DA 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 काट करके सबको जोड़ दो तो क्या पूरा सरफेस आ जाएगा। तो ये गोला जो है, जो स्फेयर है, स्फेयर का पूरा सरफेस कितना होता है भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां देखिए d5 इक्वल टू E डॉट DA cos थीटा, ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था। यहां बताया कि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे वैल्यू 1 हो जाएगा, E डॉट DA आ जाएगा। E कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि हमें टोटल के कारण लेना है। E और E की वैल्यू मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। DA इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बचा Q, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। मतलब ये है, यहां पर ये मतलब है कि कोई भी स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर अगर कोई चार्ज Q रखा है तो उस स्फेयर से निकलने वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही तो होती है भाई। पिछली बार मैंने बताया था फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। तो मतलब प्लस Q चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फ्लक्स वही फ्लक्स हो जाता है। प्लस Q चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये कितनी फील्ड लाइंस होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। मतलब अगर प्लस Q चार्ज किसी स्फेयर के अंदर रखा गया है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्लियर, बिल्कुल। तो सर अगर हम इसकी साइज को बढ़ा दें, अगर हम इसकी साइज को इतना कर दें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, अभी भी तो प्लस Q चार्ज अंदर रखा है। जितना फ्लक्स, जितनी फील्ड लाइंस इस वाले से बाहर निकलेगी उतनी फील्ड लाइंस इस वाले से भी बाहर निकलेंगी। जितना छोटे वाले से निकलेंगी फील्ड लाइंस, उतने ही तो बड़े वाले से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, क्लियर। और जब उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो उतना ही फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होगा। और अगर बड़ा कर दें तब सर, अगर हम इसको इतना बड़ा कर दें तब क्या होगा सर, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अरे भाई चाहे जितना बड़ा कर दो, लेकिन जो स्फीयर है, जो गोला है, उसके अंदर चार्ज कितना है Q, और Q चार्ज कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर Q चार्ज जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो चाहे छोटा गोला लो, चाहे बड़ा लो, चाहे और बड़ा लो, कितना भी लो, फ्लक्स तो यही रहेगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है सर, लेकिन अगर हम इसका शेप हम इस तरीके से कर दें, मान लीजिए पहली कंडीशन हम यहां पर ये ले लेते हैं सर, अगर हम सिलेंडर बना करके उसके अंदर एक चार्ज Q रख दें,
एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आप बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। अरे भैया ये क्यू प्लस क्यू जो चार्ज है इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है, फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है। यहां पर हमने देख लिया, प्रूफ कर लिया कि प्लस क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को, तो क्यू से इतना निकल रहा है, तो चाहे गोल गोल सरफेस बना दो, चाहे सिलेंडर बना दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। यहां से भी फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि इस क्यू चार्ज से फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे जैसे सरफेस बना दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से कर दें, तो एक हम कोन बनाएं, एक कोन बनाएं और इस कोन के अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दें, इस कोन के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दें। अब बताइए सर कितना होगा। भैया वही तो मैं बता रहा हूं इतनी देर से, क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर प्लस क्यू चार्ज है उससे फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलता है, तो सरफेस चाहे ऐसे हो गोल, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, हमारा फ्लक्स तो वही रहेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्योंकि ये प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी ही फील्ड लाइंस यहां से निकलती हैं। अगर यहां 10 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहां भी 10 ही फील्ड लाइंस निकलेगी, यहां भी 10 ही फील्ड लाइंस निकलेगी। सर अच्छा ये बताइए कि अगर एक हम क्यूब बनाएं, एक हम क्यूब बना दें और उस क्यूब बना करके इसके अंदर हम प्लस क्यू चार्ज रख दें, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज लग दें। अब बताइए सर, भैया क्यूब बना लो या कुछ भी बना लो, प्लस क्यू चार्ज है तो अंदर ना। तो अगर यहां 10 लाइन निकल रही है, यहां भी 10 लाइन निकल रही है, तो यहां भी 10 ही लाइन निकलेगी भाई, तो फ्लक्स वही रहेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अच्छा सर अब बताइए, ये बताइए कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है उसको हम, अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज को इस तरीके से, इस प्लस क्यू चार्ज को हमने इस तरीके के सरफेस से बंद कर दिया। अब बताइए सर, इसका कोई शेप और साइज नहीं भैया, जब यहां 10 निकला, यहां से भी 10 निकला, यहां से भी 10 निकला, तो यहां से भी 10 ही निकलेगा भाई। यहां भी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां भी फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। अच्छा सर यहां भी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। तो सर ये बताइए कि अगर हम इसके अंदर दो चार्ज रख दें, एक तो हम प्लस Q1 रख दें और एक माइनस Q2 रख दें। अब बताइए सर, अब बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। हमने दो चार्ज रख दिया, तो हम आज जब दो चार्ज रख दिए हो तो कुछ ना करो, सिर्फ नेट चार्ज निकाल लो। मतलब जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बट यहां क्यू नहीं है, Q1 और Q2 है, तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो यहां हो जाएगा Q1 प्लस का माइनस Q2। भाई अगर 5 कूलाम प्लस का है, 2 कूलाम माइनस का है, तो 5 माइनस 2 3 कूलाम आएगा। टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। तो 3 कूलाम ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अच्छा सर मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज है, इसके अंदर जो भी चार्ज है उसका नेट चार्ज ले लेंगे, और नेट चार्ज या हम कहेंगे इनक्लोज्ड चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है इनक्लोज्ड चार्ज ले लेंगे, नेट चार्ज ले लेंगे और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, वही फ्लक्स आ जाएगा। बिल्कुल भैया वही फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा एक चीज ये बताइए सर, ये बताइए, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अगर हम इसके अंदर एक डाइपोल बंद कर दें, ये क्या है, ये है डाइपोल, तब फ्लक्स बताइए। अब बताइए फ्लक्स कितना होगा। क्या है भैया, डाइपोल है, ये तो बड़े खतरनाक है भाई। फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों सर 0 क्यों हो जाएगी, यहां कुल तो है, क्योंकि इसलिए क्योंकि डाइपोल जो है वो डाइपोल में एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। और अब यहां पर देखो तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज कितना है 0, और जो नेट चार्ज 0 है तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट 0 ही आएगा भाई। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वाह सर,
मतलब चाहे जैसा शेप हो, चाहे जैसा साइज हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ भाई, कोई मैटर नहीं करता। यहां पर देखो, इसीलिए तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डू नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। The shape and size of the closed surface, the shape and size of the closed surface do not affect the net electric flux. Concept clear ये वाला? हाँ सर, चमका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। इस गॉस थ्योरम का, यही गॉस थ्योरम है भैया, यही गॉस थ्योरम है। यही बच्चों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। कभी ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, और बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि सर फ्लक्स कितना होगा, जबकि हर कंडीशन में आप लोग देख रहे हो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर? अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसी सारी चीज को, यही जो एक आया कि कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कैसा भी हो, अगर क्लोज सरफेस है तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अच्छा सर, एक चीज और आप बताइए, एक चीज और आप बता दीजिए, एक चीज ये बता दीजिए कि अगर इस तरीके से सरफेस है, इसके अंदर तो प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज है, बाहर है प्लस Q3 चार्ज, क्लोज सरफेस के बाहर है। अब बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। तो ठीक है भैया, फाइव इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया है यहां पर, जो इस सरफेस से फील्ड निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, इस सरफेस से बाहर निकलने वाली जो फील्ड होगी वो कौन सी फील्ड होगी, जो इसके अंदर चार्ज होगा उसके कारण फील्ड होगी, बाहर वाले चार्ज के कारण फील्ड नहीं होगी, बाहर वाले चार्ज के कारण फील्ड नहीं होगी। फाइव इक्वल टू, यहां पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, दोनों प्लस के हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर लेकिन Q3 भी तो रखा गया है, Q3 के कारण क्यों फ्लक्स नहीं होगा। सर ये समझ में नहीं आया है। अंदर वाला चार्ज तो आपने ले लिया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट Q3 क्यों नहीं लिया भैया। Q3 बाहर है, हमें अंदर वाला चार्ज लेना है। सर बाहर वाले के कारण क्यों नहीं होगा, बाहर वाला भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। हाँ भाई बिल्कुल, चलो रुक जाओ, समझाता हूं भाई, समझाता हूं, रुको। यहां पर एक कंडीशन और ले लो। मान लीजिए कि यहां पर ये है सरफेस, ये सरफेस है, यहां पर कोई प्लस Q चार्ज रख दिया, आपने यहां पर चार्ज रख दिया। यहां पर जब चार्ज रख दिया है तो जो फील्ड लाइंस होगी वो कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगी। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से फील्ड लाइंस जाएगी, चारों तरफ को जाएगी। मैं चारों तरफ नहीं बना रहा हूं, इस तरीके से जाएगी। अब बताइए फाइव इक्वल टू कितना होगा भैया, फाइव इक्वल टू 0 होगा। सर क्यों, फील्ड लाइंस तो इसको क्रॉस कर रही है। हाँ बिल्कुल भैया, फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, लेकिन यहां पर देखो, यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो यहां पर जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। मींस जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। मतलब जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है। अगर हम अंदर आने वाले को पॉजिटिव ले लें तो बाहर निकलने वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, जितना प्लस उतना माइनस, नेट फ्लक्स कितना आया, 0। सर यहां पर अंदर चार्ज रखा है, यहां पर अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस, अगर सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या हैं, सारी की सारी फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रही हैं, अंदर फील्ड लाइंस नहीं आ रही हैं। यहां पर फील्ड लाइंस सब की सब बाहर निकल रही हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज अंदर रखा गया है। ठीक है सर, लेकिन एक चीज और ये बता दीजिए, क्या चीज भाई, क्या चीज, पूछ लो। हाँ देखो सर, ये बताइए कि अगर हम इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखें ही ना, अगर यहां पर अंदर के चार्ज 0 कर दें, अंदर का चार्ज 0 कर दें, तब क्या होगा। अगर अंदर का चार्ज 0 कर दोगे, अगर अंदर का चार्ज 0 कर दोगे तो फाइव की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू तुमने 0 कर दिया भैया। और जब Q की वैल्यू तुमने 0 कर दिया, जब Q की वैल्यू 0 कर दिए हो तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तुमने चार्ज Q की वैल्यू ही 0 कर दिया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा सर,
अगर चार्ज क्यू को तो हमने जीरो कर दिया, चार्ज क्यू को अगर हम जीरो कर देंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहां पर देखिए ये वाला स्टेटमेंट देखिए, इफ क्यू इज जीरो, इफ क्यू इज जीरो देन फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी जीरो। बिल्कुल 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है ये कि Q इज जीरो। अगर Q की वैल्यू जीरो है तो फाई मस्ट बी जीरो, तो फाई जीरो ही होना चाहिए, फाई हमेशा जीरो ही होगा। लेकिन सर ऊपर वाला स्टेटमेंट बताइए, इफ Q इज जीरो देन E मस्ट बी जीरो, देन E मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी कि नहीं? अगर Q जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी? Q अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी? नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। सर क्यों? समझ में नहीं आया ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। अब भैया देखो, सिंपल सा देखो कि इसके अंदर ये एक सरफेस देखो, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? जीरो है। अंदर चार्ज जीरो है, फ्लक्स जीरो है। इसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो, तो फ्लक्स जीरो है। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अगर Q जीरो है तो फाई क्या होगा? जीरो होगा। अंदर चार्ज, इनक्लोज चार्ज की बात हो रही, अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है, इसको Q ना लिख करके Q इन लिख दो, इसको लिख दो Q इन मींस इनसाइड चार्ज। जो इसके अंदर चार्ज है, इनक्लोज चार्ज है, इनसाइड चार्ज है, वो इनसाइड चार्ज अगर जीरो है तो फाई की वैल्यू क्या है? जीरो है। लेकिन क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही ना होती, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि E मस्ट बी जीरो। E जीरो हो सकता है कि अगर अंदर चार्ज नहीं है तो हो सकता है बाहर भी चार्ज ना हो तो E जीरो हो जाता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंदर तो चार्ज जीरो नहीं है, अंदर तो चार्ज जीरो है, सॉरी अंदर तो चार्ज जीरो है बट चार्ज बाहर भी है, और बाहर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? तो ये मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता, मे भी जीरो हो सकता है, ई मे भी जीरो हो सकता है, लेकिन मस्ट भी जीरो नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इस तीन स्टेटमेंट पर नीट और आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ में जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर एक चीज, क्यू इनसाइड अगर जीरो है तो फाई जीरो होगा, मस्ट भी जीरो होगा, और अगर Q जीरो है, Q इनसाइड अगर जीरो है तो E मस्ट भी जीरो नहीं होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। E में भी जीरो हो सकता है बट मस्ट भी जीरो नहीं होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग देखिए गॉस का नियम, इनका स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट यही है सर, ये वाला जो आपने समझाया है कि Q इनसाइड जीरो तो E मस्ट बी जीरो होगा, इसको कुछ मैथमेटिकली बताइए सर, ऐसे समझ में आ नहीं रहा। मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो समझ गया, लेकिन मैथमेटिकली बताइए। तो मैथमेटिकली भी देख लो भैया, हमारा क्या है? Q इनसाइड, यहां पर देखिए Q इनसाइड अगर जीरो है, अगर Q इनसाइड जीरो है तो फाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा इक्वल टू Q। यही तो फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होती है। Q इनसाइड जीरो तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और अगर इतना जीरो हो गया, अगर इतना जीरो है तो क्या E मस्ट भी जीरो होगा? हम नहीं कह सकते हैं कि E जीरो होगा, क्योंकि हो सकता है कि E जीरो होगा। अगर E की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। बिल्कुल भाई, फाई होता क्या है? यहां देखिए फाई होता क्या है? फाई होता है E डॉट डी ए कॉस थीटा, ये तो होता है। अगर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये फाई हो जाएगा और यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए कॉस थीटा। तो E डॉट डी ए कॉस थीटा, अगर E जीरो है तब भी जीरो हो सकता है, मतलब E जीरो हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, फाई की वैल्यू जीरो है, फाई मस्ट भी जीरो है, तो
अगर फाई जीरो है, फिर से ध्यान समझिए, अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो फाई जीरो होगा, क्यू इनसाइड जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये अगर जीरो है तो ई जीरो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ना जीरो हो। अगर ई जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, ई और डी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि ई ही जीरो हो सकता है ई हो जीरो ना हो, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तब भी तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये चीज सही है। मतलब यहां से अगर फ्लक्स जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ई मस्ट भी जीरो है, ई जीरो हो भी सकता है और हो सकता है थीटा की वैल्यू 90 होगी तब भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए गॉस का नियम क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को आप लोग बिल्कुल रट डालिए, और बहुत सिंपल है क्या, देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, जो भी सरफेस है क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, बटे में क्या है, ε0, किसका, क्यू का ε0 है, तो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट दोबारा देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो 3D सरफेस होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि जो क्लोज्ड सरफेस होता है वो कौन सा होता है, 3D, और ओपन सरफेस जो होता है वो 2D। तो फिर से देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर, यही हो गया। हम लोग यही देख भी रहे हैं कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस का 1/ε0 टाइम्स है। यही चीज यहां भी लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, नेट चार्ज कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग गॉस के नियम का डेरिवेशन देखते हैं, और बहुत गजब के नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग लगाते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ, कि इसका प्रूवमेंट क्या होता है। वैसे अभी हम लोगों ने इधर जो भी किया था, हम लोगों का क्या आ गया था, फाई इक्वल टू Q/ε0, और वही गॉस थ्योरम का भी फॉर्मूला था, फाई इक्वल टू Q/ε0। यही डेरिवेशन था, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। बोर्ड एग्जाम में करना है तो इस डेरिवेशन को हमें इस तरीके से करना होगा जैसा हमारी बुक में दिया गया है। तो बुक में जिस तरीके से दिया गया है डेरिवेशन, उस तरीके से हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। ओके, इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी। तो स्टेटमेंट आप लोग लर्न कर लीजिए, और डेरिवेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत आसान डेरिवेशन है, बस ध्यान से आप लोग देखिए। हम लोग इसका डेरिवेशन देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, सॉलिड एंगल, घनकोण क्या होता है, ये हम लोग जान लेते हैं। घनकोण, सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए, अगर 2D सरफेस है तब हम उसे कहते हैं एंगल। अगर 2D सरफेस के बीच कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, दूसरा ये है, इनके बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं, इनके बीच ये 2D है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच एंगल ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच एंगल ये है। ये तो 2D की बात हुई। लेकिन अगर 3D में एंगल मेजर करना है, मींस क्लोज्ड सरफेस में अगर एंगल मेजर करना है, तब उस एंगल को हम नाम देते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल, घनकोण किसमें होता है, नंबर एक चीज तो 3D में होता है। क्लियर,
3D में होता है। और इसको इमेजिन करने के लिए आप लोग सबसे पहले एक इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल इमेजिन कीजिए। और फुटबॉल में आप लोग जानते हो कि छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। और फुटबॉल इमेजिन कीजिए और फुटबॉल का सेंटर, उसके बीच में जो सेंटर होता है, सेंटर को इमेजिन कीजिए। और किसी फुटबॉल के किसी एक ब्लॉक को इमेजिन कीजिए और उस ब्लॉक के सभी पॉइंट को, जो ब्लॉक है ब्लॉक के सभी पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, इस तरीके से इसको सबको सेंटर से मिला दो। और जब सेंटर से मिला दोगे, जैसे इस तरीके से मान लीजिए एक फुटबॉल है और फुटबॉल का एक ब्लॉक ये है, ये एक ब्लॉक है और यहां से भी हमने इसको मिला दिया, यहां से भी मिला दिया, इससे भी यहां पर मिला दिया, यहां से भी हमने मिला दिया। और यहां पर ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना उसे कहते हैं सॉलिड एंगल, घनकोण। समझ गए होंगे कि जो फुटबॉल का ब्लॉक है, कोई भी सरफेस एरिया हो सकती है, कोई ब्लॉक जरूरी नहीं है, मैं तो एक समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई भी एक सरफेस एरिया कंसीडर कर लो और उस सरफेस एरिया के सभी पॉइंट को सेंटर से मिला दो और उसके बाद देखो कि कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड एंगल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। लेकिन यहां पर पूरा सरफेस तो लिया नहीं गया है, एक छोटी सी एरिया लिया गया है, एक छोटा सा ब्लॉक लिया गया है। और इस एरिया, जो छोटी सी एरिया ली गई है, जो छोटी सी एरिया ली गई है, वो एरिया कितनी है, DA। और हम लोग जानते हैं एरिया जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। और जो छोटी सी एरिया है जिसके कारण जो सॉलिड एंगल भी है वो भी छोटा सा एंगल होगा, d ओमेगा। और d ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर ये क्या है, ये है रेडियस, ये क्या है, ये है रेडियस। अब d ओमेगा जो होता है वो d ओमेगा इज इक्वल टू होता है DA अपॉन R स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। डी ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया DA बटे आर स्क्वायर। डी ओमेगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू DA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम इसी का दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू DA बटे आर स्क्वायर तो है ही है। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर तो है ही है। और इंटीग्रेशन ऑफ DA मतलब DA जैसे ये इतना DA है, जैसे यहां पर DA, यहां पर DA, यहां पर DA, और सभी DA को हम ऐड कर देंगे तो पूरी सरफेस एरिया आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पूरी सरफेस एरिया आ जाएगी। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मींस पूरे गोले की जो सरफेस एरिया है वो इतना है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आ गया। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई। मींस अगर कोई भी इस तरीके से स्फीयर है या कोई भी मतलब क्लोज्ड बॉडी है, अगर क्लोज्ड बॉडी है, चाहे कोई जरूरी नहीं कि स्फीयर ही है, कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, उस क्लोज्ड बॉडी कि टोटल सरफेस के कारण उसके सेंटर पर, सेंटर हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके सेंटर पर जिस भी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर पूरी बॉडी के कारण जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है, टोटल सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई। टोटल सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई। फार्मूला याद रहे, डी ओमेगा इक्वल टू DA बटे आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर इस तरीके का सरफेस है, अगर ये है तो ठीक है, अगर इस तरीके की सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, तब क्या होगा, तो क्या करना है भाई, बहुत सिंपल। यहां पर अगर इस तरीके से है तो इसका सबसे पहले हम एरिया वेक्टर दिखाएंगे और एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये DA होगा। बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, अगर इस पॉइंट से हम देखें, इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, सीधा ये जाएगा नॉर्मल वेक्टर ये। तो इसका मतलब कि ये इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, DA इस डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो DA का कंपोनेंट इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, DA का इधर कंपोनेंट होगा DA cos थीटा, DA cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा, DA cos थीटा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। इधर कौन सा होगा, DA cos थीटा। अच्छा, तो अब अगर ऐसा एंगल बन रहा है थीटा, एरिया वेक्टर किसी और डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर किसी और डायरेक्शन में है,
तो जो एंगल का फार्मूला होगा सॉलिड एंगल का वो क्या होगा, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला यही होगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटे आर स्क्वायर। बट डी ए कौन सा लेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर की तरफ होगा, कौन सा, डी ए कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा का ये भी फार्मूला होता है। अगर ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो इसका कोई यूज नहीं है। बस इतना जान लो कि डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटे आर स्क्वायर होता है, या डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल। और टोटल जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई। क्लियर। अब बस मैं तुरंत डेरिवेशन पर आता हूं। गॉस का डेरिवेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहां पर ये मैंने एक सरफेस कंसीडर किया है, यहां पर कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो और क्लोज सरफेस में एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो। एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, उस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी डी ए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, और जब यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल सीधा बाहर की तरफ जाती है। प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कुछ बन रहा है थीटा। बिल्कुल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितनी है, आर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, यहां पर ये थीटा बन रहा है, तो ये डीए का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, डीए का इधर वाला कंपोनेंट होगा डीए का थीटा। भाई थीटा यहां से बन रहा है तो ये होगा डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, डीए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन पर आते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड का, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, और जब इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई। टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई या फाई आ जाएगा, ठीक है। इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स मतलब टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इंटीग्रेशन आप यहां पर ई देखिए, ई क्या होगा, ई की वैल्यू हम लोग यहां पर रखते हैं, मतलब प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। बिल्कुल, वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा। थीटा ये है, ठीक है। थीटा एंगल बन रहा है तो कॉस थीटा आएगा। थीटा एंगल ना होता तो मतलब अगर 0 डिग्री होता, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते जैसे हमने अभी उससे पहले किया था, थीटा की वैल्यू 0 होती तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती। लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये इतना आ गया। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आर की वैल्यू कुछ और है, यहां पर कुछ और हो जाएगी, यहां पर कुछ और हो जाएगी, यहां पर आर की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट जो हो उसे बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्यू कांस्टेंट है भाई, चार्ज क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। बचा क्या, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यही बचा है, और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा, इतना ही बचा है। ठीक है भाई, इक्वल टू ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ, और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ओमेगा के बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, ओमेगा के बराबर आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। क्लियर। यहां से 4 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट,
फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बस यही तो डेरिवेशन करना था। अच्छा, अभी लास्ट में मैंने बताया था कि जो गॉस नियम, गॉस का थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का जो फार्मूला होता है वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल यही होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसके स्थान पर आप लोग एक लाइन नीचे और लिख लीजिए, वहां पर मैं लिखना भूल गया था। फाई, फाई होता क्या है, फाई अभी अभी हमने लिखा है। फाई क्या होता है, फाई होता है डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए cos थीटा, ये भी तो होता है। और यहां पर फाई नहीं, तो बुक में क्योंकि लिखा रहता है, आप लोग इतने सफिशियंट है, लेकिन बुक में लिखा रहता है, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं यहां पर। फाई, फाई के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा, और फाई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है ही। ये भी फार्मूला लिख सकते हो। और कहीं कहीं पर बुक में, कहीं कहीं पर क्या, बुक में हर जगह यहां पर इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से बना रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो गॉस थ्योरम है वो जो वैलिड है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है। जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इतना आप लोग समझ गए, यही डेरिवेशन है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग नीट और आईआईटी में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। क्यूब है, क्यूब के अंदर सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है और निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू वन फेज ऑफ क्यूब। क्यूब के सिर्फ वन फेज से निकलने वाला फ्लक्स हमें बताना है। जो क्यूब है, क्यूब का अगर एक फ्लक्स देखें तो एक फ्लक्स ये वाला हो जाएगा। इस फ्लक्स से, इस फेज से निकलने वाला फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली क्यूब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं सबका सब बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, किसी एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। आप लोग बताओ, अगर क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल कितना होगा। भैया मैंने बताया कि जो अगर क्यू कोई भी चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब में कितने पृष्ठ हैं, कितने सरफेस से, कितने फेज हैं, कितने फेज से निकल रहा होगा। तो क्यूब में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, टोटल 6 फेज होते हैं। तो 6 फेज से अगर एक फेज से अगर फाई निकल रहा है, अगर एक फेज से फाई निकल रहा है तो 6 फेज से कितना होगा, एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स हमने कितना मान लिया, फाई। तो 6 फेज से कितना होगा, 6 फाई, और 6 फेज से जो निकल रहा होगा वही टोटल फ्लक्स होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई फाई इससे, फाई इससे, फाई इससे, फाई इससे, एक इधर वाले से और एक इधर वाले से, टोटल मतलब एक अंदर वाले से फाई और एक बाहर वाले से इससे फाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 फाई हो जाएगा। टोटल फ्लक्स 6 फाई हो गया, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां से एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमारा आंसर है, और बच्चे इसी को नहीं कर पाते हैं। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि टोटल तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, एक फेज से, भाई 6 फेज से टोटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक फेज से कितना निकलेगा, उसका छठा भाग निकलेगा, भाई क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा इसी को, अच्छा चलिए अभी बाद में मैं इसको और बताता हूं कि क्यूब से रिलेटेड और भी जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इससे a/2 डिस्टेंस पर, ये a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और हमें निकालना है फाइंड फ्लक्स ड्यू टू प्लस क्यू फ्रॉम प्लेट। इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स बताना है, इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अभी किए हैं वैसे ही है। देखिए भाई
देखिए इस प्लस क्यू से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस प्लस क्यू से निकलने वाला टोटल फ्लक्स का कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। सर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट तो होगा, लेकिन गॉस थ्योरम में लिखा हुआ है क्लोज्ड सरफेस, यहां क्लोज्ड सरफेस तो है नहीं, और जब क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो क्लोज्ड सरफेस बनाओ भाई, क्लोज सरफेस नहीं है तो क्लोज सरफेस यहां पर बना लो क्लोज सरफेस बन गया, लो भाई क्लोज सरफेस बन गया, एक क्यूब बन गया। अब टोटल इस क्यूब में कितने, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाइव टोटल कितना हो गया, फाइव टोटल हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मीन सरफेस से छह फेज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6 फाइव इजिकल टू, अगर 1 से 5 है तो 6 फाइव इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से वन फेज से निकलने वाला हो जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो सेम चीज जैसे वो था वैसे ये था, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, इसे पूरा क्यूब बनाया गया, इसमें सिर्फ एक फेज बना दिया गया और पूछ लिया गया टोटल फ्लक्स बताओ। क्लियर? तो ये भी एक क्यूब का ही तो क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सेमी सिलेंडर। एक सेमी सिलेंडर है, मींस आधा सिलेंडर है, आधे सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा, आधे सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये, अब देखिए नीचे से तो क्लोज है, क्या ऊपर से क्लोज है, ऊपर से क्लोज नहीं है। अगर ये ऊपर से भी क्लोज होता, अगर ये ऊपर से भी क्लोज होता तो सर इसमें से निकलता जो फ्लक्स निकलता, वो टोटल फ्लक्स जो निकलता, वो होता क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर तू पूरा ये टोटल क्लोज्ड होता, ऊपर से भी अगर ये क्लोज्ड होता, आधा नीचे आधा ऊपर, अगर टोटल होता तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलता। लेकिन हमें निकालना तो आधे वाले से है, तो आधा नीचे से फील्ड लाइंस निकलेगी, आधा फील्ड लाइंस ऊपर से निकलेगी, मतलब टोटल 2 फाइव होगा, 2 फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही तो हमारा आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये एक देखिए हेमिस्फीयर है, आधा गोला है, और आधे गोले के सेंटर पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब बताइए कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स बताइए। सर ये फ्लक्स तो हम बता देते हैं, लेकिन अगर क्लोज सरफेस होता तो क्लोज सरफेस बना दो भाई, लो क्लोज सरफेस बन गया। अब ये क्लोज सरफेस हो गया, ऊपर से भी क्लोज नीचे से भी क्लोज, सेंटर पर क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है। अगर सेंटर पर प्लस क्यू रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, 5 टोटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस अंकल ने इसको बता ही दिया, 5 टोटल इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल तो क्यू अपान एप्सिलॉन, तो आधे से 5 और इससे भी 5, हमें आधे से निकालना है, हमें 5 निकालना है, जिससे 5 इससे 5, टोटल फ्लक्स कितना होगा 2 5 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। ये है एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन, यहां पर इसके फेज पर, यहां फेज पर नहीं, इसके साइड पर अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बताना है। ये नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, अगर ध्यान से समझेंगे, इमेजिन करेंगे, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज यहां पर रख दिया गया, कहां पर, एज पर रखा गया है, वो भी सेंटर पर, बीचों बीच में। अब इस प्लस क्यू चार्ज से टोटल निकलने वाला फ्लक्स तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, टोटल निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। लेकिन कुछ फ्लक्स तो इससे पास होगा और कुछ क्या होगा, बाहर चला जाएगा, कुछ बाहर चला जाएगा। और गॉस थ्योरम हम लगा भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस। तो इसको हम क्लोज करते हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज को क्लोज कीजिए, और जब इसको, इस प्लस क्यू चार्ज को हम क्लोज करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम क्लोज करते हैं। गड़बड़ बन रहा है भाई, देखिए ध्यान से।
यहां पर इसको जो है यहां कर दीजिए। अब ये इस तरीके से बन गया। ये इधर से तो क्लोज हो गया, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, बट सामने से तो ओपन है। इस साइड से तो क्लोज है, बट सामने से ओपन है। अगर सामने से भी हमें क्लोज करना है तो एक क्यूब इसके ऊपर लगाना होगा और एक क्यूब इसके ऊपर लगाना होगा। दो क्यूब लगाने होंगे, एक क्यूब इस क्यूब के ऊपर, एक क्यूब इस क्यूब के ऊपर, दो क्यूब लगाने होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 क्यूब। 4 क्यूब लगेंगे इसको क्लोज करने के लिए। इस प्लस क्यू चार्ज को पूरा चारों तरफ से क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगेंगे? 4 क्यूब लगेंगे। और उस 4 क्यूब से मतलब एक क्यूब से अगर 5 निकल रहा है तो 4 क्यूब से 4 5 निकलेगा, और टोटल फ्लक्स जो होगा 5 टोटल वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस 4 क्यूब से एक क्यूब से 5 तो 4 क्यूब से 4 5 इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा फार्मूला होगा। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता है लेकिन एक क्यूब से निकलने वाला, क्योंकि इसको क्लोज करने के लिए 4 क्यूब चाहिए, और जब 4 क्यूब चाहिए तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही यहां पर ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहां पर एक चार्ज ले आकर के रख दिया गया, क्यों? यहां पर चार्ज ले आकर के रख दिया गया है, और इस चार्ज के कारण फ्लक्स बताना है। यहां पर तो बीच में रखा गया था, एज पर रखा गया था, यहां पर किसी एक वर्टेक्स पर, कॉर्नर पर रख दिया गया। अब बताइए, तो बताना क्या है? सिंपल सा, उसी तरीके से इसको भी क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए। देखिए, अब अगर इमेजिन कीजिए कि रूम के एकदम जो रूम है उसके एकदम कॉर्नर पर, उसके कॉर्नर पर जो कॉर्नर है, उसका एज का कॉर्नर है, वहां पर ले जाकर के चार्ज, एक फुटबॉल, एक बड़ा सा फुटबॉल रख दो और उसको चारों तरफ से कवर करो। तो क्या होगा? उसको चारों तरफ से कवर करेंगे तो नंबर एक तो यहां पर एक क्यूब यहां है, तो एक क्यूब को इधर लगाना होगा और एक क्यूब को इधर लगाइए। इस तरीके से एक क्यूब को लगाइए, ठीक है। यहां पर एक क्यूब ये लग जाएगा, एक क्यूब इधर से तो हो गया। ऊपर से भी ओपन है, सामने से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, सामने से भी ओपन है। तो ऊपर से ओपन है तो इसको कवर करो भाई, ऊपर से भी कवर करो। इस तरीके से ये ऊपर से कवर हो गया इधर से, लेकिन इधर से तो ओपन है तो इधर से भी करो भाई। इधर से भी क्लोज हो गया, ऊपर से तो क्लोज हो गया, इधर से भी क्लोज हो गया, बट सामने से ओपन है। ऊपर से मतलब एक तरफ से ऊपर से क्लोज करने के लिए 1 2 3 4 4 क्यूब लगे, बट सामने से तो अभी भी ओपन है। इमेजिन करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। 4 क्यूब से पीछे की साइड से तो कवर हो गया, बट सामने से अभी ओपन है। इस तरीके से रखा हुआ है, इधर भी कवर, इधर भी कवर, इधर भी कवर हो गया, इधर भी कवर हो गया, बट इधर से अभी ओपन है, सामने से ओपन है। और सामने से भी कवर हो जाए इसके लिए हमें 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे। 4 क्यूब जैसे ये है पीछे से कवर करने के लिए, तो 4 ही क्यूब आगे से कवर करने के लिए लगाना पड़ेगा। और टोटल कितने हो जाएगा? 8 क्यूब। 8 क्यूब लगेंगे इसको कवर करने के लिए। इमेजिन करके देखिएगा, इमेजिन करिएगा तभी समझ में आएगा इसको। तो इसको इमेजिन कीजिए, 5 टोटल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने से? 8 क्यूब से। अगर एक क्यूब से 5 है तो 8 क्यूब से 8 5 हो जाएगा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। किससे? एक क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इतना तक तो समझ में आ गया। बट अगर वही यहीं पर कह दे कि किसी एक सरफेस से, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ कितना होगा? इस एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो इस एक सरफेस से भाई एक क्यूब से इतना निकल रहा है, तो हम लोग जानते हैं एक क्यूब से इतना निकल रहा है, और क्यूब में होते हैं 6 सरफेस। क्यूब में कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। और जब 6 सरफेस होता है, क्यूब में 6 सरफेस होता है, एक सरफेस से इतना निकल रहा है, तो 6 सरफेस होता है तो 6 5 1 फेज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 1 फेज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा सर। क्लियर भाई? पूरे क्यूब से निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना निकलेगा? एक फेज से निकलेगा जो है
उसका छठा भाग जैसे हम लोग करते हैं अभी तक, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट निकलता है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, वही 6 से डिवाइड कर दिया गया, 6 नीचे आ गया, ये इतना। बट ये वाला गलत है, रॉन्ग, ये सही नहीं है। 99% स्टूडेंट यही करते हैं, 99% यही करते हैं। आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। देखिए, अगर यहां पर चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कहां कहां से निकलेगा। नंबर एक चीज तो इससे फ्लक्स निकलेगा, इससे फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल, इससे भी फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल, इससे भी फ्लक्स निकलेगा, और कहां से निकलेगा, और पीछे वाला जो है, पीछे वाला जो सरफेस है अगर यहां पर रखा हुआ है तो इधर से भी तो निकलेगा, इधर से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 3 सरफेस से ही निकल रहा है, सिर्फ 3 सरफेस से निकल रहा है। सर 3 सरफेस, 6 सरफेस हैं, देखिए इस वाले सरफेस से भी तो निकलेगा, नहीं, इस सरफेस से नहीं निकलेगा, इस सरफेस से जो जाएगा वो इसमें जा रहा है, क्या बाहर निकल रहा है। हम फ्लक्स तो वो कैलकुलेट करते हैं जो क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकल रहा हो। यहां पर देखिए, इससे क्या बाहर निकल रहा है, नहीं, इसको क्लोज किया गया है, दूसरा क्यूब है तो यहां से नहीं निकल रहा है बल्कि यहां से निकल रहा है। हमें इस वाले क्यूब को कंसीडर करना है, तो इस सरफेस से नहीं निकल रहा है। क्या ऊपर वाले से निकल रहा है, नहीं भाई, दूसरे में चला जाएगा। क्या सामने वाले से निकल रहा है, नहीं, सामने भी इसको कवर करने के लिए एक क्यूब और लगाएंगे तो उससे भी नहीं निकल रहा है। अगर बाहर निकल रहा है तो सिर्फ 1, 2 और पीछे वाला क्यूब सरफेस, 3 सरफेस से ही निकल रहा है, 3 फेज से ही निकल रहा है। तो एक क्यूब से इतना निकल रहा है, मतलब इतना फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ 3 फेज से निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 phi 1 फेज इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और phi 1 फेज हो जाएगा Q अपॉन 8 3 जा 24 एप्सिलॉन नॉट। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसको इमेजिन करके देखोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये वाला आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, ये एक तरीके का फार्मूला है, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा, कहेंगे आप लोग तो मैं इसका कमेंट करेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, नीट और आईआईटी में भी इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, और सिलेबस में तो ये है ही नहीं। अगर इस तरीके से क्यूब बना हुआ है, सॉरी क्यूब नहीं, कोन बना हुआ है, अगर इस तरीके से कोन है और इस कोन के वर्टेक्स पर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकलेगा भाई, इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा भाई, इस तरीके से ये फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल फ्लक्स निकलेगा। तो कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें बताना है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं, ध्यान रखिएगा इसका। फाइव इक्वल टू होता है क्यू अपॉन, कई जगह इसका यूज होता है, कई जगह यूज होता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा मैं आप लोगों को बता दूं, थीटा होता है ये वाला एंगल, इसको सेंटर से मिला दो तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होता है। आधा एंगल जो होता है, इसको सेंटर से मिलाओ, ये आधा एंगल जो बनता है वही थीटा होता है। ये वाला जो आधा एंगल है वही है थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। है क्या, एक सिलेंडर बना हुआ है, इसकी लेंथ है 2r और ये है r। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू q एट सेंटर थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसके कर्व्ड सरफेस से, इधर और इधर से नहीं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना है। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए और सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।